नमस्कार दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की टॉप हिंदी के 20 क्वेश्चन में आप सभी साथियों को बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हो चुका है, जिनमें ऑलरेडी मैंने 4 आपके प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जो कि आप लोग को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि चतुर्थ श्रेणी में आप सभी साथियों के हिंदी से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके यहाँ पे 33 से लेके 34 अंक यहाँ पे कवर करते हैं। तो जितने भी साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आप लोग को इस सीरीज से जरूर यहाँ पे जुड़ जाना है, जिनमें रोजाना मैं आपके हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन कराता हूं, जिनमें से 4 क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा दी है। आप लोग चाहें तो वो क्लासेस यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो के यहाँ पे शुरू कर देते हैं, जिनमें आप सभी साथियों से पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो आपको बताना है कि लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला है। दयु लोक हो जाएगा, विलोक हो जाएगा, अलोक हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। तो इनमें से सही ऑप्शन की बात कर लें तो पहले क्वेश्चन का लास्ट वाला ऑप्शन मतलब कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो चुका है। लोक शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे परलोक होता है। उसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी साथियों से क्या पूछा गया, किस क्रमांक में यहाँ पे आप लोग को बताना है कि अम्बुज एंड अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ है। आपको पता है कि एग्जाम में आप लोग के यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें शब्दों के युग्म दे दिए जाते हैं एंड उनके अर्थ आपको पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे अम्बुज एंड अम्बुद का अर्थ क्या हो जाएगा। कमल एंड बादल हो जाएंगे, गुलाब एंड बादल हो जाएंगे, जल एंड धरती हो जाएगी, पृथ्वी एंड आकाश हो जाएंगे। तो अब आप सभी साथियों को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आप सभी साथियों के दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो चुका है। अम्बुज मतलब यहाँ पे कमल होता है, अम्बुद मतलब बादल होता है। जैसे कि आपको पता है कि कमल के जितने भी पर्यायवाची हैं, उनमें अगर लास्ट में द आ जाता है तो वो सभी के सभी बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, एंड अगर ज आता है तो वो कमल के पर्यायवाची रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। इसी के साथ हम लोग बढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है आप लोग यहाँ पे जवाब दीजिए। मैं आपको बता दूं कि दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है। बहुत जल्दी जल्दी होना, दिन काटे न कटना, भाग्य का चक्कर होना, अजीब हालात होना। तो अब आप लोग को खुद से भी यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करना है कि दिनों का फेर होने का मतलब क्या होने वाला है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिल रहा है भाग्य के चक्कर, मतलब कि दिनों का अदल बदल होता रहता है। जैसे सब कहते नहीं है कि आज दुख है तो काल सुख होगा, आज बुरे दिन है तो काल अच्छे दिन आएंगे। तो इसी प्रकार से दिनों का फेर होने का मतलब है कि भाग्य का चक्कर। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं तीसरे क्वेश्चन का तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। एंड हम लोग यहाँ पे बढ़ चुके हैं टोटल चौथे क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है आपको यहाँ पे बताना है। आपको बताना है कि भावुक का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, एंड आपको इसमें ये भी बताना है कि कौन सी संधि होने वाली है। तो आपको भावुक का संधि विच्छेद यहाँ पे दिया है भा धन उक, भू धन उक, भव धन उक, भो धन उक। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भावुक का संधि विच्छेद में आपको बता दूं कि भो धन उक होने वाला है। एंड इसमें संधि की बात कर ले तो अयादि संधि आप सभी साथियों के होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि संधि के टोटल यहाँ पे 3 भेद हैं, जो कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एंड स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिनमें से आपको पता है कि ये अयादि संधि के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से आपको इस बात को भी ध्यान देना है कि कभी कभी तो संधि विच्छेद पूछता है एंड कभी कभी संधि पूछ लेता है कि कौन सी संधि होने वाली है। तो आप लोग देख चुके हैं भावुक का संधि विच्छेद बोधन उक हो जाएगा। एंड इसके यहाँ पे संधि की बात कर ले अयादि संधि के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार से हम लोग बढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें से आप लोग को क्या पूछा गया है कि निम्न में से बे उपसर्ग का अर्थ बताइए। बे उपसर्ग का अर्थ क्या होने वाला है, बुरा होने वाला है, अस्थायी होने वाला है, रहित होने वाला है, उसी समय। तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा कि बे का अर्थ यहाँ पे बुरा होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप सभी साथियों से ऑप्शन के हिसाब से पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको पढ़ लेना है। एंड अभी तक आप लोग वो 4 क्लासेस नहीं देखे हैं, तो जैसे ये वीडियो ख़त्म होती है आप लोग को उन चारों क्लासेस को जरूर देख लेना है,
जिनमें से आपको पता है कि रोज़ाना 20 क्वेश्चन होते हैं एंड 4 क्लासेस मैंने करा दी है, तो 20 चौके 80 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एंड आज की क्लास लेके 100 क्वेश्चन आप लोग आज तक यहाँ पे कर चुके होंगे। इसी प्रकार से एग्ज़ाम तक रोज़ाना आपके 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो जो भी साथी सारे क्लासेस यहाँ पे करके जाते हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब आप लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखे रहते हैं, तो आप सभी साथी जैसे एग्ज़ाम में आता है तो आसानी से कर लेते हैं। एंड अगर नहीं देखे रहते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी साथियों के इन चारों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। उन्हें ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो ख़त्म होने के बाद देखना है। तो उसी के साथ हम लोग बढ़ चुके हैं 6वें क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है कि रीढ़ शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो आपको पता है कि विलोम शब्द संधि विच्छेद हो गया, उसी के साथ पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। इन सब से ज़रूर एक-एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें याद कर लेनी है। आपको बता दें कि रीढ़ शब्द का यहाँ पे विलोम शब्द क्या होने वाला है, तो उरीढ़ होने वाला है। तो ये आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें से आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। तो आपको बताना है 19 होते हैं, यहाँ पे 30 होते हैं, यहाँ पे 22 होते हैं, 24 होते हैं। तो आप सभी साथियों को पता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या टोटल यहाँ पे 22 होती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान दे देना है। एंड ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस सेट से रोज़ाना यहाँ पे जुड़े रहेंगे, तो आप लोग एंड तक देखेंगे कि आप लोग के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने लगेंगे एंड एग्ज़ाम आप लोग आसानी के साथ पास कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है कि पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो कृपा होने वाली है, साधुवाद होने वाला है, दंड होने वाला है, आशीर्वाद होने वाला है। आपको पता है कि पुरस्कार मिलने पे आप लोग खुश हो जाते हैं एंड दंड मिलने पे आप लोग दुखी हो जाते हैं। तो इसको सेम टू सेम विलोम यहाँ पे दंड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं पुरस्कार का विलोम क्या होने वाला है, दंड होने वाला है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देख लेनी है। उसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पे, जिनमें आप लोग देख सकते हैं कि बिना टाइम वेस्ट करे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन की बात होती है। ऐसे फालतू की बकवास यहाँ पे नहीं की जाती है। एंड आपको मैं बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर पे आधारित आप सभी साथियों के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे यहाँ पे लाए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट से ये भी सीखना है कि किस क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, किन-किन यहाँ पे विषय। विषय तो मतलब हिंदी हो गया, लेकिन किस-किस चैप्टर से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को आपको गौर करना है। एंड वो चैप्टर आपको दोबारा पढ़ लेना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन के, जिनमें आपसे पूछा गया है मृग का विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो आपको बताना है दुखी होने वाला है, खुश होने वाला है, दुःख होने वाला है, प्रशंस होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ कि मृग का विलोम शब्द यहाँ पे दुखी होता है। तो इस प्रकार से 9वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो चुका है। एंड टॉप 20 क्वेश्चन की श्रेणी में हम लोग पहुँच चुके हैं टॉप 10 क्वेश्चन पे, जिनमें आप लोग देख सकते हैं 10वें क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया ध्वज का पर्यायवाची नहीं होगा। इस बात को भी गौर करना है कि नहीं होगा। इनमें से 3 तो ध्वज के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है केकी यहाँ पे ध्वज का पर्यायवाची है, केतु यहाँ पे है, यहाँ पे पताका है, यहाँ पे निशान है। तो इनमें से 3 जो आपके नीचे के बन रहे हैं, ये सभी के सभी आप सभी साथियों को मैं बता दूँ कि ध्वज के पर्यायवाची हैं। एंड केकी आपका ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं टॉप 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, जिनमें आप सभी साथियों से पूछा है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे 6, 5 एंड 7। तो आपको पता ही होगा कि विशेषण के टोटल 4 प्रकार होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद कर लेनी है। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पे, जिनमें आप लोग देख सकते हैं आपसे क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन होने वाला है। मतलब कि आपको बताना है कि 12वें क्वेश्चन पे ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। गो बहुवचन है, लेखक बहुवचन है, अनुज बहुवचन है, गुरु जन बहुवचन है। तो जो लोग भी थोड़े बहुत पहले से पढ़े हैं, वो आसानी के साथ इसे सही कर देंगे कि गुरुजन यहाँ पे बहुवचन हो चुका है, बाकी के सभी एक वचन में है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 12वें क्वेश्चन का चौथा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है।
एंड आप भी अभी तक आपको लगता है कि आप लोग कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम निकल सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कहूँगा, अपने आप पे आप सभी को यहाँ पे विश्वास करना है एंड सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ाना पढ़ाई में जुटे रहना है। आप लोग यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस प्रैक्टिस सेट से ही टोटल आप लोग देख सकते हैं 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे, जिनमें से 20 क्वेश्चन मैं रोज़ाना कराता हूँ। तो 20 में से 20 तो लाना थोड़ा मुश्किल है, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन 18 से 19 क्वेश्चन आप बिल्कुल यहाँ पे सही कर लेंगे। इसी प्रकार से और जो सब्जेक्ट आपके मैथ के बचते हैं, 15 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो अगर मैथ की आपकी अच्छी पकड़ है, आप लोग यहाँ पे 15 में से 15 भी कर सकते हैं, या तो 14 या 13 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, उन्हें आपको पकड़ना है एंड उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। बाकी के जो आपके सब्जेक्ट बचते हैं, उनके आपको रोज़ाना प्रैक्टिस सेट देखना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आँखों के सामने से गुज़रेगा, वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। ज़्यादा क्वेश्चन देखे रहेंगे, तो एग्ज़ाम में उससे मिलता-जुलता आएगा, तो आप लोग आसानी के साथ यहाँ पे कर पाएँगे। तो बस इतना ही कहूँगा, प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस सेट करिए एंड आप लोग टेस्ट देते रहिए एंड उसे एनालाइज़ करिए। एनालाइज़ से आपके ही स्कोर यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? 13वें क्वेश्चन पे। जिनमें आप लोग देख सकते हैं, आप सभी साथियों से क्या पूछा है, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपको पता है कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग यहाँ पे शब्द के पहले लगता है, तो प्रत्यय पूछा है। तो दासत्व में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय होगा, तव होगा, वह होगा, त्व होगा, सत्व होगा। तो आपको बता दें कि दास, यहाँ पे दास धन त्व हो जाएगा, जिनमें आप सभी साथियों के प्रत्यय यहाँ पे त्व होने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आपके सही जवाब हो चुके हैं। तो 13वें क्वेश्चन के तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बढ़ चुके हैं 14वें क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे शशक का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि शशक का पर्यायवाची कौन है। यहाँ पे मृग है, शिशु है, चंद्रमा है, खरगोश है। तो इनमें से आपको मैं बता दूं कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो चुका है, जिनमें शशक का पर्यायवाची शब्द खरगोश होता है। तो ये बात आपको गौर कर लेनी है एंड ध्यान देना है। आप लोग देख सकते हैं, पर्यायवाची विलोम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए हैं आप सभी साथियों के, पर्यायवाची एंड यहाँ पे विलोम से। तो ये बात भी आपको गौर करनी है। इसी प्रकार से आपको पकड़ना है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो उसी टॉपिक को एंड उसी चैप्टर को मुझे ज़्यादा पढ़ना है। आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक होता है यौगिक शब्द, यहाँ पे एक होता है आपका रूढ़ शब्द एंड एक होता है योग रूढ़ शब्द। तो टोटल 3 शब्द में आपसे पूछा है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा होने वाला है। योग रूढ़ मतलब जो तीसरे पद की ओर इशारा करे, जैसे आकाश हो गया, विद्यालय हो गया, पत्थर हो गया, त्रिनेत्र हो गया। तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, जो कि त्रिनेत्र हो गया, जो कि भगवान शिव शंकर को है। तो आप लोग देख सकते हैं, योग रूढ़ शब्द यहाँ पे त्रिनेत्र हो गया। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आप सभी साथियों को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि 16 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और सिर्फ अभी 13 मिनट हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं 13 मिनट में हम लोग 16वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। आपको बताना है कौन सा तद्भव है। 3 तो इसमें से तत्सम है, एक तद्भव है, वही तद्भव आपको यहाँ पे खोजना है। टोटल आपको बता दूं, नहीं निम्नलिखित में से तद्भव नहीं है। तो आपको बता दें कि 3 तो तद्भव है, एक इसमें से तत्सम है, वही आपको बताना है कि तद्भव नहीं है मतलब है कि एक तो यहाँ पे तत्सम होगा, बाकी के सभी तद्भव होंगे। लाज यहाँ पे आपके तद्भव हो गया, संयोग आपके यहाँ पे मैं बता दूं कि तद्भव हो गया, पंछी आपको बता दें तद्भव हो गया। यहाँ पे आप सभी साथियों को जो तद्भव नहीं है वो छाया है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, छाया आपका बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। निम्नलिखित में से तद्भव नहीं है, तो तद्भव यही छाया आप सभी साथियों के नहीं होने वाला है। मुझे तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। आप सभी साथी भी अपने तरफ से बताइए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आप सभी साथियों के संयोग एंड पक्षी तो तत्सम होते हैं एंड लाज एंड छाया तो यहाँ पे लग रहे हैं कि तद्भव है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो 16वें क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो 6वें वीडियो में यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो इस बात को आपको भी यहाँ पे जवाब देना है अपने तरफ से कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें से आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है कि
धन यहाँ पे रस की संधि क्या होने वाली है। ये आपको पता है कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। नि धन रस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। नीरस सही है, निर्लस सही है, नीरस सही है, नीरस सही है। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि आप सभी छात्रों को बड़ी की मात्रा आएगी, जो कि नीरस बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन का बता दूं कि पहला ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें से आपको बताना है 18वें क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा है। अपितु में उपसर्ग कौन सा है। मैंने बताया था कि उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं एंड प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, तो आपको बताना है कि अपितु में उपसर्ग क्या है। तू है, ऊ है, अ है, आपी है। तो लगभग सभी को पता होगा कि अपी धन तू हो जाता है यहाँ पे अपितु। तो अपी बिल्कुल सही जवाब हो चुका है, उपसर्ग है। इसी के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं 19वें क्वेश्चन पे। आप लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन और आप सभी साथियों के यहाँ पे बचा है, जिनमें से हम लोग यहाँ पे 19वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, यही आपको यहाँ पे खोजना है। परीक्षा शुद्ध है, नुपुर शुद्ध है, पड़ोसी शुद्ध है, त्रिपुरारी शुद्ध है। तो आपको बता दूं कि नुपुर बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध है, बाकी के तीनों यहाँ पे अशुद्ध हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 19वें क्वेश्चन का यहाँ पे दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ चुके हैं धीरे धीरे अपने अंतिम प्रश्न पे, जिन पे आप लोग देख सकते हैं 20वें क्वेश्चन पे पूछा गया है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो संज्ञा पहचानने का मैंने तरीका आपको बहुत अच्छे से पहले ही जो आपकी 4 वीडियो हो चुकी हैं उनमें बता दिया है। ये आपकी 5वीं वीडियो है, तो वो पहले की वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आसानी के साथ आप सभी साथी यहाँ पे संज्ञा पहचान जाएंगे। तो भाववाचक संज्ञा सीधा मैं बता दूं कि मीठा होने वाला है। ऐसे ही आप लोग देखते ही तुरंत जवाब बता देंगे अगर आप लोग पहले के 4 वीडियो देख लेते हैं। तो सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पे शेयर कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास तो सभी यूट्यूबर की तरह बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको बता दूं कि उनसे बिल्कुल कम लेवल का नहीं लाया हूँ एंड आपके एग्जाम में मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इससे हार्ड बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि 4th ग्रेड की वैकेंसी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 10th लेवल के एग्जाम यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तो यही सब पैटर्न आपका रहने वाला है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।